दोस्तों आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर फिर आ गया हूं, जिसका नाम है वायुमंडल। इसके पहले हमने स्थल मंडल और जल मंडल दोनों के बारे में बात किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि मंडल का आखिरी टॉपिक है वायुमंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हर कंपटीशन में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है और बनी भी रहेगी। चलिए बात करते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वायु का मतलब होता है कि हवा, तो हवा हो गया। और मंडल का मतलब होता है कि घेरा हुआ, मतलब कि एक गोल घेरा। स्फेयर माने क्या होता है? एक गोल घेरा। अर्थात कहने का मतलब होता है कि पृथ्वी के ऊपर वह स्थान, हम यहाँ पर देखिए, मान लीजिए क्या है कि ये आपकी क्या है कि पृथ्वी है, ये आपकी क्या है कि ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपर का वह स्थान जहाँ तक, पृथ्वी का वह स्थान जहाँ तक वायु पाई जाती है, उस पूरे स्थान को वायुमंडल कहा जाता है। तो यहाँ अगर मान लीजिए कि आपकी वायु यहाँ तक पाई जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस पूरे को वायु क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोला जाता है। ये आपको समझना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम से, एटमॉस्फेयर के नाम से हम जानते हैं। ये आपको समझना है। तो फिर से बता रहा हूँ कि पृथ्वी के चारों या पृथ्वी के ऊपर का वह स्थान जहाँ पर जहाँ तक वायु पाई जाती है, उस पूरे क्षेत्र को वायुमंडल कहते हैं। ये आपका समझ लिया। अब बात आती है वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है। जो वायुमंडल की, पृथ्वी से वायुमंडल की जो ऊंचाई होती है, वायुमंडल की कुल ऊंचाई कितनी होती है? कि कुल ऊंचाई आपकी होती है कि 10,000 किलोमीटर होती है। ये कभी कभी क्वेश्चन करता है कि वायुमंडल की ऊंचाई कुल कितनी है, तो क्या बताओगे? वायुमंडल की कुल ऊंचाई 10,000 किलोमीटर है। ये आपने देखा। जैसे अब बात करते हैं कि यहाँ पर और जो वायुमंडल होते हैं, वायुमंडल की जो वायुमंडल होती है, इसमें पंखी गैसें होती हैं। ये कौन कौन सी गैसें हैं? कभी कभी पूछ लेता है। जैसे आपकी क्या है? N2 है। N2 को क्या बोलते हैं? कि नाइट्रोजन गैस मिलती है। नाइट्रोजन गैस कितनी होती है? 78% नाइट्रोजन होती है। फिर क्या आती है? कि ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन के परसेंट होती है? ऑक्सीजन 20 से लेकर 21% तक ऑक्सीजन होती है। फिर बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये आपको समझना, जो होता है 0.03% होती है। अन्य गैसें भी होती है। अन्य गैसों में कौन होती हैं? आर्गन मुख्यतः अन्य गैसों में आती हैं। तो आपने ये देखा कि अन्य गैसों में क्या है कि अन्य गैस में अगर हम लें तो क्या होगा कि अन्य गैसें क्या हैं कि और बहुत सारी गैसें, लेकिन मुख्यतः कौन होती हैं? आर्गन होती हैं। आर्गन भी कई परसेंट होती हैं? 1% आर्गन पाई जाती है। यह कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि आर्गन वातावरण में कई परसेंट है मुख्यतः, तो क्या बताओगे? कहीं कहीं पर 0.9 दिया गया, कहीं कहीं पे 1 दिया गया। तो आप इसमें परेशान नहीं होंगे। जिस आधार का क्वेश्चन आएगा उस तरीके का इसका आंसर करेंगे। तो ये आपने देखा कि ये क्या? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अन्य गैसें में कौन कौन होती हैं? अन्य गैसों में आपकी आर्गन होती हैं। अब बात करते हैं कि दो चीज़ें की, दो वर्ड अक्सर आता है यहाँ पे होता है। एक एरोलॉजी किसे कहते हैं? एरोलॉजी क्या होता है? एक होता है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये क्या है। तो क्या बताओगे? देखिए, हम बना रहे हैं। पहले हमने क्या बना लिया कि ये हमारी क्या है? एक पृथ्वी है। तो आपने ये देखिए इस तरीके से क्या होती है, ये पानी है, ये महाद्वीप है, सब हमने क्या किया? एक पार्ट पृथ्वी का बना लिया। हमने कहा था कि पृथ्वी के ऊपर का वह क्षेत्र
जहाँ तक वायु पाई जाती है उसे वायुमंडल कहते हैं। सपोज दैट हमने क्या मान लिया कि ये पूरा क्या है कि वायुमंडल है, तो वायुमंडल है तो ये वायुमंडल है तो ये वायुमंडल की ऊपरी पर हमने इसको क्या माना कि ऊपरी परत मान लिया, और यहाँ पे क्या मान लिया वायुमंडल की निचली परत होती है। अब यहाँ पे ये देखना है कि अब हम बात क्या करने चल रहे हैं कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत का अध्ययन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, ये क्या है सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाता है, का अध्ययन यही ये कहलाता एरोलॉजी कहलाता है। अर्थात एरोलॉजी के अंतर्गत लॉजी में मानते हैं, एरो माना का मतलब क्या, लॉजी का मतलब अध्ययन करना होता है, एरो का मतलब हवा। तो कहने का मतलब है कि वायु के वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाता है, एरोलॉजी कहलाता है। इसी का उल्टा होगा कि सबसे निचली परत, सबसे निचली परत का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ये आप दो चीज़ें समझ लिए कि क्या होगा कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं, वायुमंडल के सबसे निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आगे हम बढ़ते रहेंगे, तो आप उधर लिख लीजिए, इधर मैं साफ कर रहा हूँ, ये आपके याद होगा। अब बात करने चल रहे हैं कि जो वायुमंडल होते हैं, वायुमंडल में क्या होते हैं, वायुमंडल में कुल 5 परतें होती हैं। वायुमंडल में क्या होती हैं, वायुमंडल की परतें जो हैं, वायुमंडल की परतें, तो परतें कितनी हैं, 5 हैं। तो पहली परत कौन होती है, पहले के हमारी क्या आती, क्षोभ मंडल की परत होती है। फिर क्षोभ मंडल के बाद आपकी क्या, समताप मंडल है। नंबर 3 क्या है, मध्य मंडल है, ये आपको समझना है। फिर बात आती है नंबर 4 क्या है, आपका आयन मंडल है। ये आप बहुत वेरी इंपॉर्टेंट से भी है, यहाँ से हम सब देखेंगे। फिर आपका 5वां होता है बहिर्मंडल होता है, बहिर्मंडल ये आपके होते हैं। इतनी क्या होती हैं कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ये 5 मंडल होते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारा जो वीडियो, आज हमारा टॉपिक है क्षोभ मंडल और समताप मंडल पर ही हम बात करने वाले हैं। तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब देखिए किस तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो आपने इसको भी साफ कर लिया होगा। अब यहाँ पे इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए ये आपका क्या है कि इस तरीके से कुल 5 परतें होती हैं। तो मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। सबसे निचली पर जो पृथ्वी की सबसे निचली परत जो होती है, पृथ्वी से ऊपर जो होती है, क्षोभ मंडल होती है। फिर आपका कि समताप मंडल है, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर हम क्या है हमारा लास्ट में बहिर्मंडल है। तो यहाँ पे हम देखने चल रहे हैं कि देखिए अब तो हमारा पहला टॉपिक आज हमारा होगा कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल किसे कहते हैं ये आपको समझना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर के नाम से हम जानते हैं। इसका एक नाम और होता है, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो पहले में यहाँ पे एक हमारी क्या है कि ये पृथ्वी बन गई, ये इस तरीके से आपने लिया, ये आपकी पृथ्वी बन गई। तो यहाँ से क्या होगा कि पृथ्वी से लेकर यहाँ पे ज़रा हमने और बना दूँ, ये आपका यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी होती, 18 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, तो पृथ्वी से लेकर 18 किलोमीटर की दूरी क्या कहलाती है, ये क्षोभ मंडल कहलाता है। और जो आपका क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी क्या होती हैं कि सभी क्या होती हैं इसी में होती हैं। जो आपका क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल में जितनी वायुमंडलीय क्रियाएं जितनी होती हैं सभी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, इसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कहाँ पर होती हैं सभी घटनाएं, मतलब वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ पर होती हैं, वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। और जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल का क्या होता है कि क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। ये आपको वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन उसका एक और पहलू है, ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए लाभदायक है। अब लाभदायक क्यों है, हम इसके बारे में बात करने चल रहे हैं। तो पहले इसको हम फिर साफ करते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए। तो जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है ये क्या होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता, क्या होता है, पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। पृथ्वी के तापमान के बढ़ने की क्रिया को ही क्या मतलब को कि ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वो होता क्यों है, वो देखिए, वो इसलिए होता है क्योंकि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपने इसको पृथ्वी बना लिया, ये पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी के बाद जानते हैं कि यहाँ से आपका क्या कि 18 किलोमीटर क्या है कि 18 km ये आपका क्षोभ मंडल है। हमने कहा कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। जब सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होंगी तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये हो गया। अब बात आती है कि इसी में क्या होती है कि क्षोभ मंडल में आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, क्षोभ मंडल में ही क्या होती है, मीथेन गैस होती है, क्षोभ मंडल में ही क्या होता है आपके की कुछ नमी होती है। ये क्षोभ मंडल की बातें हुई। अब बात होती है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिया कि एक सन लेते हैं, एक सूरज लिया। अब सूर्य की किरणें जब यहाँ से आती हैं तो सूर्य की किरणें यहाँ से होते पृथ्वी पे आएंगी, पृथ्वी पे टकराने के बाद फिर क्या होती है, ये ऊपर जाती हैं क्योंकि ये गैसें होती हैं जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर है, ऑक्सीजन है। ये गैसें क्या होती हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक परत बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, जो एक उसका एक आवरण बन जाता है। जब ये आवरण बन गया, अब ये आपका एक मोटा बना आवरण, जब यहाँ के सूर्य की किरणें यहाँ पे आती हैं तो पृथ्वी पे टकराने के बाद ये वापस जाती हैं। लेकिन जो इन गैसों ने यहाँ पे एक लेयर बनाया है, इन गैसों से दोबारा टकराकर फिर कहाँ पे आती हैं, पृथ्वी की तरफ चली जाती हैं। देखिए यहाँ से टकराई तो इससे जाएगी मीथेन, फिर क्या करेगी, मीथेन इसको यहाँ भेज देगी, यहाँ पे आएगा तो फिर ये आपका होगा तो इसके यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसलिए आपने देखा कि जब क्या होगा कि उस समय कि सूर्य की किरणें आती हैं, पृथ्वी से टकराती हैं, फिर टकरा के ऊपर वापस जाती हैं। लेकिन जो इन गैसों ने कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर, अन्य गैसों ने जो एक आवरण बनाया था उससे टकरा कर पृथ्वी पर दोबारा आ जाती हैं। पृथ्वी पे दोबारा जब आती हैं तो क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने की घटना को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। देखिए, और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस तो उसके लिए मतलब कि ग्रीन हाउस गैस के कौन प्रभावित करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करती है, ये आपने देखा। अब बात ये आती है कि जब ये किरणें यहाँ पर आएंगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। सपोज दैट अगर ये मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर, अन्य गैसें मिलकर ये आवरण नहीं बनाती तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता, -18 सेंटीग्रेड होता।
इसलिए मान लो कि अगर ये नहीं हो, अगर ये घटना, अगर ग्रीन हाउस गैस की घटना, अगर ग्रीन हाउस गैस की घटना नहीं होती, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होता तो क्या होता, पृथ्वी का तापमान -18 सेंटीग्रेड होता। इसीलिए क्या होता, जब ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होता है, इसी के आधार पर पृथ्वी का सामान्य तापमान कितना बना हुआ है, पृथ्वी का सामान्य तापमान 15 सेंटीग्रेड बना हुआ है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्या है, एक सामान्य परिस्थिति है। लेकिन जब पृथ्वी के बहुत जगह है, तमाम तरह की इंडस्ट्री लग रही है, तमाम तरह की गाड़ियां चल रही हैं, परिवहन हो रहे हैं, तो उनसे निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें, तमाम तरह की जो गैसें हैं, ये क्या होती, जब इनका तापमान अपने औसत से ज़्यादा हो जाता है, अपने अनुपात से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, तो पृथ्वी का तापमान जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। तो आप जानते हैं कि इसी में क्या होता है कि जो क्षोभ मंडल होता है, इसी में क्या होते हैं कि पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ के पर्वत होंगे, पठार होंगे, कि बर्फ़ के होते हैं पर्वत, ये पिघलना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि नदियों का तापमान, नदियों में पानी का अपना पानी बढ़ने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो हम दोनों परिस्थितियां जान चुके हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए लाभदायक भी है, ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए हानिकारक है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो हमारे पृथ्वी का तापमान कितना होता, -18 सेंटीग्रेड है। ग्रीन हाउस प्रभाव है तो कितना, सामान्य तापमान पृथ्वी कितना है, 15 सेंटीग्रेड बना हुआ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गैसें उत्पन्न होने लगती हैं तो ग्रीन हाउस प्रभाव की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात यहाँ पे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो हमारे ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमारे लिए ये हानिकारक हो जाता है। ये आपने देखा। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ ये हो गया, और जो होता है कि नंबर 3 क्या होता है कि क्षोभ मंडल में क्या होता है कि क्षोभ मंडल का घनत्व क्या होता है, जबकि क्षोभ मंडल का घनत्व अधिक होता, अन्य मंडल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। और क्या होता है, क्षोभ मंडल क्या होता है, गर्म भी होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और एक चीज़ क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो आपकी इसकी लेंथ 18 किलोमीटर है, ये बढ़ जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रीष्म ऋतु में कौन से मंडल की लंबाई बढ़ जाती है, ऊंचाई बढ़ जाती है, तो क्या बताओगे कि क्षोभ मंडल की, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, उसकी की ऊंचाई बढ़ जाती है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं, ABCDE है। मौसमी घटनाएं भी होती हैं, किसमें होती हैं, मौसमी घटनाएं भी होती हैं। घटनाएं कहाँ पर होती हैं, तो ये मौसमी घटनाएं आपकी किस पे होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमने ये लीजिए, फिर बात करते हैं। तो मैंने देखा कि मैं इसको अच्छे तरीके बताने की कोशिश की, आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। हमने यहाँ पर एक चीज़ क्या लिखा, पावर स्टडी। ये हमारे YouTube चैनल का नाम क्या है, पावर स्टडी। प्लीज़ आप लोग इसका सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने जो आपके अहबाब हैं उनको शेयर भी करिए। इस तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपका अगला टॉपिक क्या होगा, समताप मंडल, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। ओके, धन्यवाद।